तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट पोल की। डोमिनेंट पोल को समझते हैं पहले। डोमिनेंट पोल क्या होता है? द पोल which is close to origin। ठीक है, the pole which is close to origin, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट पोल बोलते हैं। मान लीजिए इसमें हमारे पास एक पोल ये है और एक पोल ये है, ठीक है। तो इसमें से जो डोमिनेंट पोल कौन सा हो जाएगा? जो डोमिनेंट पोल हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डोमिनेंट पोल जो ओरिजिन के क्लोज है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसके क्लोज कौन सा पोल है? ये वाला पोल। तो ये हमारा डोमिनेंट पोल हो गया। और ये जो पोल सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है, अभी हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल को रहने देते हैं, अभी सिर्फ डोमिनेंट पोल पे फोकस करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना, मान लीजिए ये -2 है और ये -10 है। ओके, ये -2 है और -10 है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को लिखे हम लोग, तो ये आ जाएगा k/s+2 इंटू s+10। ठीक है, s+2 इंटू s+10। तो अगर इसका टाइम कांस्टेंट निकाले तो τ1 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन रियल पार्ट होता है, -1 अपॉन रियल पार्ट। तो टाइम कांस्टेंट इसका आ जाएगा τ1 -1 अपॉन 2, और जो τ2 आ जाएगा वो -1 अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक है, तो τ1 इक्वल्स टू कितना हो गया? -0.5, और τ2, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस पहले से ही रहता है। तो τ2 इक्वल्स टू 0.1। ओके, तो τ1 आ गया हमारा 0.5 एंड τ2 0.1। तो हमें पता है कि τ1 बड़ा हो गया τ2 से। तो यहाँ से क्या पता चला? जो पोल ओरिजिन के नज़दीक होगा, ठीक है, जो पोल ओरिजिन के नज़दीक होगा उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा आ जाएगा। किससे? जो पोल ओरिजिन से दूर होगा उसके टाइम कांस्टेंट से। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग ने देखा, जो τ1 क्या है? τ1 कौन सा पोल है? जो ओरिजिन के नज़दीक है, फिर भी इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा। तो अभी हम लोग ने देखा कि अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा। सेटलिंग टाइम ज़्यादा हुआ मीन्स स्टेडी स्टेट अटेन करने में क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए τ1 की वजह से जो स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट ग्राफ आ रहा था, ये कुछ ऐसा आ रहा। ठीक है, और τ2 की वजह से, τ2 मान लीजिए क्विक रेस्पॉन्स दे रहा। ये बस समझने के लिए, इसका ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, τ2 की वजह से। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? ये वाला रेस्पॉन्स प्लस ये वाला रेस्पॉन्स। तो ये वाला रेस्पॉन्स तो तुरंत क्विक रेस्पॉन्स हो गया, और ये वाला थोड़ा डिले हो रहा। तो अगर हम लोग इसको नेगलेक्ट भी कर दें, ठीक है, तो भी तो हमारा रेस्पॉन्स इतना दूर तक जाएगा। हमारा रेस्पॉन्स इतना डिले तो हो रहा। अगर हम क्विक रेस्पॉन्स को नेगलेक्ट भी कर दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अगर हमारे पास दो पोल है, एक डोमिनेंट पोल है और एक पोल जो काफ़ी दूर है, तो उसमें क्या करते हैं, दूर वाले पोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस पोल को बोलते हैं हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल, और जो नज़दीक वाला पोल होता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पोल। क्लियर है?
अब आता है इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट पोल क्या होता है? द पोल which is far away from origin and has smaller time constant। ठीक है, विच इज़ फार अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड हैज़ स्मॉलर टाइम कांस्टेंट एंड क्विक रेस्पॉन्स। एंड क्विक रेस्पॉन्स एज कंपेयर टू डोमिनेंट पोल। ठीक है, डोमिनेंट पोल के कंपैरिजन में जो कि काफ़ी दूर हो ओरिजिन से और जिसका टाइम कांस्टेंट क्या हो, कम हो। ठीक है, और जिसका रिस्पॉन्स क्या हो, ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स हो। ठीक है, एज कम्पेयर टू डोमिनेंट पोल। ऐसे पोल को क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट पोल। लेकिन एक और क्राइटेरिया है इनसिग्निफिकेंट पोल की। क्या क्राइटेरिया है? जो डोमिनेंट पोल का टाइम कांस्टेंट होता है अपॉन इनसिग्निफिकेंट पोल का टाइम कांस्टेंट होता है, उसका जो रेशियो होता है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो डोमिनेंट पोल का टाइम कांस्टेंट अपॉन इनसिग्निफिकेंट पोल का टाइम कांस्टेंट अगर 5 से बड़ा है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा कि डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल, तो डोमिनेंट पोल का टाइम कांस्टेंट अपॉन इनसिग्निफिकेंट पोल का टाइम कांस्टेंट, इसका रेशियो अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट है जो हमें इनसिग्निफिकेंट पोल्स के बारे में जाननी चाहिए। सबसे पहला कि इट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम देता है। ठीक है, इट अटेन्स द स्टेडी स्टेट अर्ली। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट को अर्ली अटेंड कर देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम होता है। ये क्या होता है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये हो गई डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल। अब एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं कि डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं एक सिस्टम है, ट्रांसफर फंक्शन है 1/s + 1 × s + 10। ठीक है, इसे अगर हम लोग प्लॉट करें तो एक -1 पे एक पोल है और एक -10 पे पोल है। ठीक है,
तो इसका अगर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें, ये टाइम कांस्टेंट निकालें, तो टाउ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1, और टाउ 2 निकालें तो ये 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल को कब नेगलेक्ट कर सकते हैं, जब डोमिनेंट पोल का टाइम कांस्टेंट अपॉन इनसिग्निफिकेंट पोल का टाइम कांस्टेंट का जो रेशियो है वो 5 से बड़ा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट पोल कौन सा है 1 वाला, और इनसिग्निफिकेंट पोल कौन सा है 10 वाला। ठीक है, तो अगर टाउ 1 अपॉन टाउ 2 देखते हैं कि 5 या 5 से बड़ा आ रहा है क्या, टाउ 1 अपॉन टाउ 2, तो क्या आएगा, टाउ 1 1 है, टाउ 2 कितना है 0.1, ये कितना हो गया, ये हो गया 10। तो ये 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 5 से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस s+10 को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सच डैट नेगलेक्ट करना है, बट हमें क्या ध्यान रखना है, जो सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम का जो गेन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, जो गेन शुड रिमेन सेम। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, द गेन शुड रिमेन सेम, गेन हमें सेम रखना है। ठीक है, गेन चेंज नहीं करना, हमें ध्यान रखना है कि गेन हमेशा सेम हो। ओके, द गेन शुड रिमेन सेम, गेन हमेशा सेम रहना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला कंडीशन में गेन क्या है। तो हमें क्या पता है कि गेन कैसे निकालते हैं, s=0 पुट कर देते हैं, तो s=0 पुट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन आया इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट करने के बाद, वो आया k/s+1, क्या आया k/s+1। लेकिन हमें भी अभी भी गेन क्या चाहिए, यहाँ पे इसका अगर गेन निकाल लें तो इसका गेन कितना आ जाएगा, गेन आ जाएगा यहाँ से गेन इक्वल्स टू k, और अभी हम लोग ने देखा कि द गेन शुड रिमेन सेम, यानी गेन हमेशा सेम रहना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आया 1/10/s+1। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। ठीक है, तो 1/10/s+1। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि अगर हमारा जो एग्जैक्ट रेस्पॉन्स है, ये तो क्या आ गया, ये इक्विवेलेंट रेस्पॉन्स या अप्रॉक्सीमेट रेस्पॉन्स हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट कर दिया। तो अगर जो हमारा अप्रॉक्सीमेट रेस्पॉन्स एग्जैक्ट रेस्पॉन्स है वो कैसा आएगा, हमारे पास क्या था 1/s+1 इंटू s+10 था। अगर इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दें तो s+1 तो s और एक s+10। ठीक है, तो s की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा, और यहाँ -1/9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/9 e⁻⁻t और -1/9 e⁻−10t। ओके, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ये 1/9 है और ये डिके होगा, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और इसका अगर निकालें तो ये तुरंत डिके हो जाएगा। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ड्यू टू s+1 के कारण, जो टाउ 1 के कारण यानी डोमिनेंट पोल के कारण क्या आ रहा था, हमारा स्लो रिस्पॉन्स आ रहा था। मीन्स वो ज़्यादा स्टेडी स्टेट टाइम जो था, जो टाइम टेकन फॉर सेटलिंग टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा था, और इसमें सेटलिंग टाइम क्या है, कम है। मीन्स जितना टाइम उसे स्टेडी स्टेट रीच करने के लिए चाहिए, यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दे इस रिस्पॉन्स को, तो हमें जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स है वो कैसा देखने को मिलेगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला पार्ट जब इससे नेगलेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी क्या मिला, अगर हम लोग क्या करें इसको नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि ये क्या है स्लो रिस्पॉन्स है, सॉरी फास्ट रिस्पॉन्स है, ये तुरंत डिके हो जा रहा, तभी इसके डिके हो जाने से भी हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स में कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हमारा ये वाला टाइम कांस्टेंट है वो इतना ज़्यादा स्लो है कि इसके फास्ट डिके होने से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ओवरऑल रिस्पॉन्स रहेगा मीन्स दोनों का सम करेंगे तो वो स्लो ही आएगा। ठीक है, जो ओवरऑल सेटलिंग टाइम है वो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग नेगलेक्ट करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये ग्राफ आप लोग ने बना लिया होगा, इधर ये वाला रद्द कर देता हूँ। तो यहाँ से जो आया इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू 1/9 e⁻ भी लिख सकते हैं, 1/9 e⁻ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से क्या आया था, यहाँ से आया था 1/10 s+1, इसका अगर हम लोग टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1/10 e⁻⁻t। अब देखिए ये यहाँ से ये आ रहा था और यहाँ से ये आ रहा था, ये अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट है, तो दोनों ऑलमोस्ट क्या है सेम है। समझ रहे हैं, ये 1/10 e⁻t और 1/9 e⁻t ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और कोई वजह नहीं है। हम लोगों ने समझा, ग्राफ से भी समझा, यहाँ से भी समझा कि इनसिग्निफिकेंट पोल को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट पोल बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है जो कि ओवरऑल सेटलिंग टाइम को अफेक्ट नहीं करता। ओवरऑल सेटलिंग टाइम इस वाले सिस्टम की वजह से, इस वाले टाइम कांस्टेंट की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा था और इसकी वजह से बहुत कम आ रहा था, तो ओवरऑल टाइम पीरियड अभी भी बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल जो सेटलिंग टाइम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से देखें तो यहाँ से ये और ये ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल के बेसिस पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/s+1 s+20 और s+100। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा दूर है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा दूर है। आप रेशियो निकाल के देखिएगा तो ये दोनों क्या आएगा, ये दोनों आएगा इनसिग्निफिकेंट पोल, तो दोनों को हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, सच दैट हमारा जो गेन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो गेन यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2000/s+1। ठीक है, यहाँ s=0 पुट करके देखिए, यहाँ से जो गेन आएगा ये 1/2000 आएगा, और यहाँ से भी जो गेन आएगा s=0 पुट करने पे वो 1/2000 आएगा। तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। इस सिस्टम को हम लोग ने रिड्यूस कर दिया, 3 पोल सिस्टम को हम लोग ने रिड्यूस कर दिया 1 पोल सिस्टम में। क्लियर है, 3 पोल सिस्टम को रिड्यूस कर दिया 1 पोल सिस्टम में। तो ये हो गया क्या, हमारा डोमिनेंट पोल कंसेप्ट, डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि डोमिनेंट पोल जो होता है वो ओरिजिन के क्लोज होता है, ओरिजिन के क्लोज होता है, लेकिन उसका टाइम कांस्टेंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हुआ मीन्स उसका सेटलिंग टाइम ज़्यादा हो गया, यानी उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो गया, उसको स्टेडी स्टेट जाने में जो टाइम लग रहा था वो बहुत ज़्यादा हो गया। वहीं बात आती है इनसिग्निफिकेंट पोल की, तो इनसिग्निफिकेंट पोल बहुत दूर होता है ओरिजिन से, उसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम हो जाता है। टाइम कांस्टेंट कम हो गया मीन्स उसका रिस्पॉन्स फास्ट हो गया, वो क्या करेगा, तुरंत स्टेडी स्टेट को अटेन कर देगा। लेकिन जो हमारा ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो किसकी वजह से आता है, वो डोमिनेंट पोल प्लस इनसिग्निफिकेंट पोल की वजह से आता है। लेकिन जो हमारा डोमिनेंट पोल का रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा स्लो है कि जो अगर हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल के रिस्पॉन्स को नेग्लेक्ट भी कर दें तो हमारे ओवरऑल रिस्पॉन्स में कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब एक कंसेप्ट हमारे पास रह गया, देखिए हमें क्या पता होता है कि जो इनसिग्निफिकेंट पोल ज़्यादा स्टेबल होता है, इनसिग्निफिकेंट पोल ज़्यादा स्टेबल होता है और डोमिनेंट पोल अनस्टेबल होता है। मीन्स हम लोग जितना लेफ्ट हैंड साइड जाएं, अगर हम लोग ग्राफ से देखें, ठीक है, मान लीजिए ये एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, तो ये इट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, इट विल बी लेस स्टेबल। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी से ओरिजिन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, स्टेबिलिटी हमारा डिक्रीज होते जाएगा। इधर वाला पोल ज़्यादा स्टेबल होता है, इधर वाला पोल लेस स्टेबल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओपन लूप 0 अपॉन ओपन लूप 0 अपॉन ओपन लूप पोल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा डिनोमिनेटर पे। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। और हम लोग क्लोज लूप सिस्टम लें, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लें, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन लूप पोल अपॉन, आप लोगों ने देखा था ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ये क्या होता है, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस होता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो पोल होता है, सॉरी ओपन लूप 0, वो नीचे आके ऐड हो जाता है, नीचे आके ऐड हो जाता है। मीन्स जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो ओपन लूप 0 पे भी डिपेंड करता है और ओपन लूप पोल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो सिर्फ ओपन लूप पोल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, पोल पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन पोल। ध्यान से सुनिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन पोल्स एंड नॉट ऑन zeros of the open loop transfer function, whereas the stability of the closed loop transfer function depends on open loop 0। क्लियर है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी ओपन लूप 0 पे भी डिपेंड करेगा और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी ओपन लूप 0 पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, इसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, the stability of open loop transfer function does not depend on open loop zeros, whereas stability of closed loop transfer function depends on open loop 0। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी तो डिपेंड नहीं करेगा ओपन लूप 0 पे, लेकिन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी ओपन लूप 0 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसमें ओपन लूप पोल्स भी होते हैं और ओपन लूप जीरोस भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोग ने देखा डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल का कंसेप्ट। दोनों में से अच्छा कौन होता है? दोनों में से अच्छा तो होता है इनसिग्निफिकेंट पोल, क्योंकि वो क्विक रिस्पॉन्स देता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जो हमारा डोमिनेंट पोल होता है वो अनस्टेबल होता है विथ रेस्पेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट पोल एंड इट इज़ स्लो रिस्पॉन्स। लेकिन उसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है उसमें इनसिग्निफिकेंट पोल का जो रिस्पॉन्स होता है वो उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ हम लोग उसे क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग ने ग्राफ से भी देखा था क्यों हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट करते हैं। तो अब अगर कोई पूछे हमसे कि हम इनसिग्निफिकेंट पोल को क्यों नेगलेक्ट करते हैं, तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट करने का बिहाइंड क्या रीज़न है, ठीक है। बहुत से आपके फ्रेंड को पता होगा इनसिग्निफिकेंट पोल एंड डोमिनेंट पोल, तो वो सीधा बोल देगा कि इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन क्यों नेगलेक्ट करेंगे? उसके पीछे एक रीज़न है, हम लोगों ने देखा, तो हमें पता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। कोई भी अगर कुछ लिखा हुआ है कहीं ना कहीं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक है। ऐसे ही नहीं अपने मन से जो आया वो कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा डोमिनेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे।